नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 16 है। आइए शुरुआत करते हैं। आज जो चैप्टर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब प्लासी और बक्सर का युद्ध देखेंगे। प्लासी और बक्सर के युद्ध से संबंधित यह आपका वीडियो रहेगा। इसकी सीरीज रहेगी टेस्ट सीरीज। प्रश्न 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वह था मुर्शिद कुली खां। तो बी जो है आपका सही है। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो मुर्शिद कुली खां था। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। देखिए इसी वीडियो में आपका बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध आपका समाप्त हो जाएगा और जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि आपका वहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। प्रश्न 2 देखिएगा, मुगल सम्राट बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो वह है प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ है। प्लासी के युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मिर्जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की ओर से अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदान और मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में मीर मदान मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला अपने प्रमुख अधिकारियों की मंत्रणा के द्वारा मुजफ्फर ने उसे पीछे हटने को कहा था। यह भी कहा था कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। इस पर यही हार का कारण था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक व वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए गए। इसकी कृषि उत्पादन यही सब है। कुल मिलाकर आप जानना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। प्रश्न 4 देखिएगा, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो वह है प्लासी का युद्ध, विकल्प बी। प्रश्न 5, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में। प्रश्न 6, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में। प्रश्न 7 देखिएगा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। सी जो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था को माना जाता है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। ये तिथि आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था और विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। तो विलियम पिट ने यह बातें कही थी कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। प्रश्न 9 देखिएगा, प्लासी का युद्ध कहाँ स्थित है? प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है प्लासी का मैदान। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई थी? तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेगा। संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। प्रश्न 11 देखिएगा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? तो वह है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सुमित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुंडो के हाथ में थी। इस युद्ध में परिणामस्वरूप प्लासी की निर्णायक मुहर लगा गई। भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था।
इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी का विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था। वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल से स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक विशाल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। प्रश्न 12 देखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर का युद्ध। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ठीक है 76 है। और ओनली 200, केवल 200 रुपये का पेमेंट करिएगा। पेमेंट करके बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा। गूगल पे, फोनपे, पेटीएम में यही नंबर है और आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के। कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, रामबाण मटेरियल मिलेगा। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वह था बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 15 देखिएगा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वह था मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1665 को के अनुसार हुई थी। शाह आलम को अंग्रेजी सेक्शन में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा तक के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। तो शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। इसे 1788 में अंधा कर दिया गया, ठीक है। देखिए, अकबर द्वितीय का जो कार्यकाल 1806 से लेकर 1837 तक और बहादुर शाह जफर का 1837 से 1857 तक का कालखंड है। प्रश्न 17 देखिएगा, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने। प्रश्न 18, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में। प्रश्न 19, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। प्रश्न 20, इलाहाबाद की संधि के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को दीवान किसे बनाया था? तो रजा खान को। इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़ी सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी सेक्शन में ले लिया गया, इसे इलाहाबाद में रखा गया और शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान, यही बातें यहाँ भी लिखी हुई हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न 21 देखिएगा, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जाति के संपर्क में आए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बंगाल की दीवानी प्रदान करने के पश्चात 1765 में सिलहट आए थे अंग्रेज और खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, मछली और सूखी मछली के बदले रेशमी, सूती सामान, लोहा, मोम, दूध, सिंह का व्यापार करते हुए सिलहट की सीमा पर पड़ुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश अधिकारी द्वारा चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति संपर्क में आए। प्रश्न 22 देखिएगा, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आशफदौला का अर्थ मंत्री था, ठीक है। और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान था। तो ये बातें थी, अवध के जो नवाब थे वह थोड़ा उनके समय में हिंदू जाति के लोग उच्च स्थान पाते थे। और आशफदौला का जो अर्थ मंत्री मतलब वित्त मंत्री जो था वो राजा टिकैत राय, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों, विकल्प सी जो है आपका सही है। राजा टिकैत राय नवाब आशफदौला के दीवान एवं अर्थमंत्री थे, अतः कथन एक सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू पदाधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। उदाहरणार्थ आशफदौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री और सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। प्रश्न 23 देखिएगा, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सही कालानुक्रम है? तो अंबर का युद्ध 1849 में, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, मांडीवा 1760, बक्सर का युद्ध
1764। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ये दे सकते हैं। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। बक्सर का युद्ध 1764 में। प्रश्न 24 देखिएगा, उस भारत फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में पराजित हुआ था। तो उसका नाम था, फ्रांसीसी सेनापति का नाम था काउंट डी लाली। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 25, मांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश लोगों ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, यही बात है, 2 जगह लिखा हुआ है। तो सी जो है आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध जो था, बक्सर का युद्ध क्या था, कहाँ है भाई? कौन सही सुमेलित? हम सोचे इसको मिलान करना है, कौन सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मिर्जाफर युद्ध, क्लाइव बिल्कुल गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था, तो ये सही है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बी जो है यही आपका सुमेलित है, बाकी सब गलत है। प्रश्न 28 देखिएगा, इसको व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों के सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठों ने। इसे भी आप अच्छे से पढ़ना है। 1802 में वेलेस्ली की सहायक संधि आई थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।